हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो लेट जस्ट स्टार्ट. जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा 6 मार्क्स में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कैसे आपको क्वेश्चन आया हुआ है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है. सबसे फर्स्ट चीज़ हमारी है ये, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और what are the main reasons for stagnation in agriculture sector और reasons for poor state of industries during British rule. ये एक ही क्वेश्चन है बट आपको डिफरेंट लैंग्वेज फॉर्मेशन में आया हुआ है, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है. अभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन लैंग्वेज अलग आ सकती है बट आपका जो अंदर का कंटेंट है वो विल रिमेन द सेम. सो आपको कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है आपको. सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडियन इकोनॉमी क्या करना है कि जो आपका आंसर्स है ना, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उसकी मेन हेडिंग्स लर्न करनी है. ठीक है. और मैंने बता ही दिया था एक प्रीवियस वीडियो में कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, तो उस वीडियो को फॉर श्योर देखना, क्योंकि वो एक स्कोर बूस्टर्स की तरह आपके लिए हो सकता है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपने आंसर्स भी लिख लेते हैं, बट उनको इतना नहीं पता होता कि 6 मार्क्स में कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को. तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छा अचीवर हो सकता है. सो उसको भी ध्यान से देखना. ठीक है. इसमें हमारा आंसर है, आंसर बता रही हूँ मैं आपको. क्वेश्चन एक ही है बट उसकी आंसर आपको कैसे लिखना है. देखो, जो हमारा पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन देना है, तो हमें बताना है कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, उस टाइम पे इंडियन इकॉनमी बहुत बैकवर्ड, बहुत स्टैगनेंट और अंडर डेवलप थी. मतलब कि बहुत रुकी हुई थी, बैकवर्ड, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं थी उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रूल करा था हम इंडियन इकॉनमी के ऊपर, इंडियंस के ऊपर. सो उसके मेजर फीचर्स बताएं कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं उस टाइम के. ठीक है. सबसे फर्स्ट फीचर हमारा लो पर कैपिटा इनकम. तो उस टाइम पे हमारी जो इंडिया की इनकम लेवल थी लोगों की, वो बहुत ही लो थी. मतलब कि बिल्कुल पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, कुछ भी ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ काम ही नहीं था, हमें कुछ काम ही नहीं करने दिया जाता था. तो उस केस में हमारी पर कैपिटा इनकम कैसी थी? बिल्कुल लो थी. अब आपको यहाँ पे फीचर्स मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन करे हैं, आपको मिनिमम 6 फीचर्स लर्न करने हैं. और मैं ये भी बताऊँगी कौन कौन से फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करने ही करने हैं इन द टॉप. मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में फीचर्स, जो उनकी हेडिंग्स हैं, जो भी आपको हेडिंग्स लर्न करनी है. आपको अंदर के एक्सप्लेनेशन आप बना के लिख सकते हो. एग्जामिनर को हेडिंग्स अगर अच्छी दिखी और एक्यूरेट दिखी तो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. सो हेडिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है. हेडिंग्स लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बार बारी 2 बारी 3 बारी लिख लेना, लर्न हो जाएगी आपको. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रेरियन इकोनॉमी. इसी पॉइंट की बात मैं कर रही थी कि आपको इस पॉइंट को फॉर श्योर लिखना है. ठीक है. आपको मेंशन करना है फॉर श्योर. ठीक है. तो ये देखो, इसमें हमारा क्या है, नियरली 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. उस टाइम पे हमारी 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थी ग्रोथ के लिए. ठीक है. तो उसमें क्या होता था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स होता था. तो आपको ये पॉइंट भी ऐड करना है कि क्या होता था, ज़मींदारी सिस्टम था. आपने पढ़ा होगा उसमें अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, स्कूल में. मैं और अच्छे से बता देती हूँ कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता था कि जो ज़मींदारी होते थे, जिनके पास लैंड होती थी, वो अपनी लैंड को ना रेंट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लोगों के पास, कल्टीवेटर्स के पास, कि तुम्हें इतनी पोर्शन ऑफ लैंड दे दी गई है, आपको उसी लैंड के ऊपर ग्रो करना है और आपको इन रिटर्न में हमें क्या देना है, रेंट देना है लैंड के ऊपर. ठीक है. तो उसमें क्या होता था, अगर 2 जने हैं, 2 पीपल हैं, 2 ओनर्स हैं उस लैंड के, और जो कल्टीवेटर है उसको रेंट देगा, तो 2 पीपल में डिवाइड होगा, वो 2 पीपल में डिवाइड होगा रेंट. बट अगर नंबर ऑफ पीपल आर ज़्यादा, द नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, तो उसमें रेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा. तो अपने रेंट को तो वो अपना चाहते थे कि हमें ज़्यादा मिले, तो उस केस में वो एक्सप्लॉयटेशन किसका करते थे, कल्टीवेटर्स का करते थे. और अगर कल्टीवेटर्स बोलते थे कि वी वांट अ गुड लैंड, मतलब फर्टाइल लैंड्स चाहिए हमें अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो, तो उसमें भी वो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करते थे, उनकी बात को वो सुनकर इग्नोर कर देते थे. ठीक है. फोर्स कमर्शलाइजेशन, उनमें वो फार्मर्स फोर्स करते थे कल्टीवेटर्स को कि आपको इसी क्रॉप्स को ग्रो करना है. उनको इतना भी अलाउ नहीं करते थे कि आप अपने अकॉर्डिंग ग्रो कर लो, जो आपको जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट नहीं, वो इतना भी अलाउ नहीं करते थे. तो फार्मर्स को फोर्स करा जाता था कि आपको कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो को ही क्रॉप करना है, इंडिगो को ही ग्रो करना है, बाकी फूड क्रॉप्स को नहीं ग्रो करना. ठीक है. थर्ड पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं. ठीक है.
पुअर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसमें क्या है आपको सोशल और हेल्थ इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है। उस टाइम की सिचुएशन में हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम अपने ऊपर नहीं ध्यान दे पाते थे, हमारे को कुछ फैसिलिटीज़ मिलती ही नहीं थी, ना हमें क्लीन वाटर मिलता था, ना सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिलती थी, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती थी, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो उस वजह से हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था। इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों? इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, जब एक किड जब डाई हो जाता है बिफोर टर्निंग 1, मतलब 1 साल के होने से पहले जब किसी की डेथ हो जाती है बेबी की बेसिकली, सो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन के उसमें भी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और इसमें आपको जैसे फिगर्स दे रखी हैं, डेटा दे रखा है आपको 1000 लाइव बर्थ्स, तो आपको अगर इफ़ पॉसिबल लर्न हो जाता है तो गुड, वेरी गुड थिंग, क्योंकि इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी में आपको डेटा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बट अगर इन केस आप लर्न नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 218 लिखा हुआ है, 218 लिखा हुआ है, सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 218 लर्न कर सकते हो पूरा का पूरा, नहीं तो आप 200 अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स लर्न हो, बट हाँ अगर लर्न हो जाती है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। लिटरेसी रेट भी हमारा क्या था, बहुत लो लिटरेसी रेट था, फीमेल्स को तो अलाउ ही नहीं करते थे एजुकेशन के लिए, ठीक है। 4th पॉइंट है पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस टाइम पे हमारा बहुत लिमिटेड था, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ही फोकस करते थे, कैपिटल गुड्स वगैरह के ऊपर फोकस करते ही नहीं थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप सिंपल नॉर्मली लिख सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीडेड नहीं है। जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिए, एग्रेरियन इकोनॉमी और ये वाला हमारा पुअर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पावर, इरिगेशन, इन सब पे थोड़ी बहुत अलाउ करी। पहले तो बहुत इनएडुकेट थी, बट उन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा, सो उस केस में उन्होंने क्या मेजर फोकस करा, डेवलप करने के लिए रेलवेज़ को, रेलवेज़, पोर्ट्स, इन सबको करा। बट उसके पीछे भी उनका एक अपना मोटिव था। रेलवे का मोटिव ये था कि अगर रेलवे को अगर करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल वे रहेगा, कि यहाँ से अपने रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ को ले जाना होगा तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रेलवेज़ को डेवलप करा था। मोनोपोली था, उन्होंने ये भी हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब अगर हमें ट्रेड करना है, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी के साथ उन्होंने हमें बोला, अलाउ ही नहीं करा। उन्होंने बोला कि हाफ द ट्रेड हमारा किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होगा। 6 पॉइंट है हमारा यहाँ पे, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में शायद बता रखा है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लैंड है हमारी इतनी, इसमें हमारे को 5 पीपल की नीड है, और अगर हमने यहाँ पे 8 पीपल लगा दिए हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर लैंड और इन अ पर्टिकुलर वर्क व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी, जहाँ पे वो नीडेड नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। 7th पॉइंट है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें एक्सप्लॉयट करा था, हमारे सारे रिसोर्सेज को लेकर चले गए थे। हमारे जो एक बहुत अच्छा फेमस हैंडीक्राफ्ट का था, इंडिया पहले बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट में फेमस था, तो उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। हमारे कैपिटल गुड्स को भी लेकर चले, मतलब उन्होंने हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा है। आपको उसी के बारे में बताना है, और इन लास्ट में आपको कर देना है, कंक्लूजन देना है कि हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा था, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब देखो विदिन 8 मिनट मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, और मैंने एक ही चीज़ को 2 बार भी रिपीट करी होगी। अभी भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। इसका कंटेंट बहुत ईजी है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द आंसर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमें क्या लिखना है, और उसके बाद हमारे जो उसके फीचर्स हैं उस फीचर्स को आपको लर्न करना है। 5 to 6 फीचर्स बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, और एक कंक्लूजन ऐड कर देना। और लास्ट में अगर स्पीड अच्छी है तो एक फ्लो चार्ट बना देना, जैसे मैंने बताया था पार्ट 1 की वीडियो में, कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आपने लिखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आपने लिख दिया पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपने हाई पॉवर्टी बता दिया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बता दिया। जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो ऐड कर देना, ऐसे ऐसे करके आप 5 to 6 बता देना। बट ये आपको जब भी करना है अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, बट इतना ट्राई करना कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट बना दो, सो दैट उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखता है, ठीक है।
लेट्स जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, और इस तरीके से भी आया हुआ है एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका आंसर बताना है कि हमने 5 ईयर प्लान्स क्यों अडॉप्ट करे थे। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स लर्न करने के लिए एक निमोनिक्स है, मतलब निमोनिक इसलिए कि एक शॉर्ट टर्म है कि आप उसको कैसे लर्न कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है हमारी, इसको आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, जेम्स। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। जी से हमारा है ग्रोथ, ई से हमारा है इक्विटी, एम से हमारा है मॉडर्नाइजेशन, एस से हमारा है सेल्फ रियलाइंस। ठीक है, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। किसी किसी बुक्स में डबल एस दे रखा है बेसिकली। सो अगर आप 4 इनको लिख लेते हो, GEMS को कर लेते हो, तो वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, अब देखो हम क्या देखेंगे, जेम्स में हमारा जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ का क्या है कि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हमारी GDP को इंक्रीज़ करना। अब आप इस चीज़ को देखो कि पहले हमारे पे ब्रिटिशर्स ने रूल करा था, तो उनके रूल करने से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, राइट। तो हमारे पास कुछ भी ग्रोथ पॉइंट नहीं था, हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं थी, कुछ भी अच्छी चीज़ थी ही नहीं उस केस में। तो उन्होंने यही बोला कि जो हमारे 5 ईयर प्लान आए हैं कि हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें अपनी GDP को बढ़ाना है, अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, ये था। अब इसका लॉजिक क्या था, अगर हमारी GDP ज़्यादा होगी तो हमारे पास अवेलेबल भी क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब किसी कंट्री की GDP अच्छी नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है कोई कंट्री, तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ में इतना अच्छा नहीं शो करता था GDP। जो हमारा रिपोर्ट्स आती है HDI की, या जो भी हमारे ओवरऑल रिपोर्ट्स आते हैं उसमें हमारा इनका एक अच्छा स्कोर नहीं होता। तो उनके स्कोर ना होने की वजह से ही वही बात है कि अगर किसी कंट्री का स्कोर अच्छा नहीं है, सो वी विल नॉट ट्रेड विद दैट कंट्री GDP। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है मॉडर्नाइजेशन में क्या है, अगर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन खाली ये नहीं होता कि हमारे पास अच्छे गैजेट्स होने चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या अच्छा आउटलुक होना चाहिए, नहीं। इसका हमारा क्या बोला है उन्होंने कि हमारा ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज़ होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन से। हमारे पास उन्होंने बोला कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने HYV को अडॉप्ट करा था कि उससे हमारा फर्टिलाइजर्स, हमारे क्रॉप्स वगैरह सब अच्छे होने लग गए थे। सोशल आउटलुक भी इंक्रीज़ होना चाहिए कि जो हमारा पहले था कि वुमेंस के ऊपर इक्वल राइट नहीं होते थे, वुमेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एजुकेशन में। सो इन दिस केस दे हैव स्टेटेड दैट कि वुमेंस के ऊपर भी इक्वल वोटिंग राइट होने चाहिए, हर एक तरीके से अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए भी। ठीक है, थर्ड इज़ सेल्फ रिलायंस। हमने जी देख लिया, ई देख लिया, ई नहीं देखा अभी, हमने जी हम देख लिया। अब इसको अपने अकॉर्डिंग भी फ्रेम कर सकते हो, ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है, बट आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। थर्ड है सेल्फ रिलायंस। उन्होंने बोला उनका मेजर आउटकम था कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस नहीं, हमें अपनी डिपेंडेंस कम करनी है इंपोर्ट्स के ऊपर। जैसे पहले हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो हम उन फॉरेन कंट्रीज से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही गुड्स को खुद ही अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना है और उनसे अपनी डिपेंडेंस को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी क्या थी इसकी, द फोकस वॉज ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, पर्टिकुलरली फॉर फूड ग्रेन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। रीजनिंग क्या था कि अगर हम उनसे ही करेंगे तो हमारे लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है इक्विटी का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल कंट्रीब्यूट करना, इकॉनमी सबको इक्वल कंसिडर करना बेसिकली। जो हमारी इनइक्वालिटीज़ थी इनकम में, वेल्थ में, उसको कम करना। वेल्थ प्रॉपर्ली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब हमारी इकॉनमी में क्या है कि जो एक सेक्टर है, एक सेक्टर है, उसके पास ही सारे रिसोर्सेज हैं, सारी विल पावर है, सारा अमाउंट है, सब कुछ अच्छे से है, तो उनके पास सब कुछ अच्छे से कंसिडर करा जाता है। बट एक सेक्टर हमारा इकॉनमी में ऐसा भी है जिसके पास कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है, जिसके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फुलफिल करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमें इस चीज़ को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, हमें इक्वल करना है सबको कि भाई उनके पास है तो उसके पास भी होना चाहिए। बेसिक नीड्स हर कोई फुलफिल कर सकता है। ट्रिक्स लर्न करने के लिए मैंने बता दी है, इसका एग्जांपल आप देख लेना, कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फ्रेम कर लेना कि हमारी इकॉनमी में कितने 5 ईयर प्लान्स क्यों लाए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल थोड़ा बहुत हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही एक्सप्लेन करो, बट आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, 2-3 लाइन्स या 4 लाइन्स में मिनिमम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेजर ऑफ लिबरलाइजेशन। अब हमारा इसमें क्वेश्चन आ रखा है लिबरलाइजेशन का। अभी कभी क्वेश्चन लिबरलाइजेशन पे पूछ लेते हैं, कभी प्राइवेटाइजेशन पे पूछ लेते हैं, कभी ग्लोबलाइजेशन पे पूछ लेते हैं। आपको 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जाता है, इट वॉज द फर्स्ट पिलर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हमारा फर्स्ट पिलर है जो कि हम क्या बोलते हैं,
LPG, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पिलर है, ठीक है। 1991 में हमारी आई थी, आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या सॉरी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी LPG कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 1991। किसी बच्चे को 19 ऑप्शन में आपको क्या दे जाएगा, 1990, 1992, तो आपको नहीं याद रहेगा, तो आपको 1991 फॉर ईयर फॉर MCQ आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। अब हमारा मीनिंग क्या है लिबरलाइजेशन का, कि हमारे जो भी रिसोर्स, जो भी हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ना कि हम इससे ट्रेड नहीं कर सकते या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, मतलब हर एक चीज़ की जो भी हमारे पर रोक टोक थी, हमने उसको कम करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फोकस करा था उन्होंने, ठीक है। विथ विच दिस लेट्स द इकनॉमी कैन ऑपरेट फ्रीली, इकनॉमी फ्रीली ऑपरेट होनी स्टार्ट हो गई थी। फ्रीली मतलब बिल्कुल सब कुछ फ्री नहीं होता, बट उनके पास कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे डिसीजंस, गवर्नमेंट का रोल को कम कर दिया था, ठीक है। मेजर्स क्या क्या करे थे हमने, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर हमारा है, ये वाला मेजर आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, कि हमने अबोलिश कर दिए थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मतलब पहले क्या होता था कि हमें कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी वर्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होता था, लाइसेंस लेना होता था। जिससे हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उन्होंने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। लाइक कुछ हज़ार्डस चीज़ें हो गई या सोशली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ही नीडेड होता था लाइसेंस, बाकी सब चीज़ों के लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती थी। जैसे कि सिगरेट्स हो गया, हज़ार्डस केमिकल्स हो गया, अब भाई उनके लिए तो रिक्वायरमेंट है ना कि आप क्या बना रहे हो, तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब चीज़ें के लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने हमारा पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, 17 से 2 पे कर दिया था। एट प्रेजेंट हमारा कौन कौन सा है, रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। आप इस एग्जाम्पल को, इस पॉइंट को अगर लिखोगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा एग्जामिनर में। एग्जामिनर को तो पता ही है ये चीज़, बट एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि भाई हाँ, इस बच्चे को भी ये चीज़ पता है, उसने मैंशन करी है, ठीक है। और आपको ये भी अच्छे से मैंशन करना है कि हमारी कितने नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, ओहो, कि हमारी कितनी हो गई, पहले 17 थी और अब कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई हमारा क्या है, स्टैंड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया, उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो लार्ज फर्म्स हैं वो आपस में कम्पीट कर सकती हैं, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें उन्होंने क्या, दीज वर एम एट मेकिंग इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। हमारा मेजर एम ही ये था कि हम अपने इंडिया को कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना है। पहले हमारी इनिशियली क्या था कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इम्पोर्ट के लिए, हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होते थे, और उस डिपेंडेंसी की वजह से हमें हाई प्राइसेस भी पे करने पड़ते थे। सो उसके लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि हमें अपनी कंट्री को ही कॉम्पिटिटिव बनाना है, हमें अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना है और हमें एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है, रिमूव कर दिए कोटास को। कोटास क्या होते हैं, एक हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम, उन्होंने क्या करा था पहले कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। मतलब कि उन्होंने क्या करा कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक सपोज़ करो हमारे इंडिया में कोई एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का बन रहा है, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस हो रहा है, उन्होंने हम पे कोटास लगा दिया था। मतलब कोटा से वो क्या, सेम चीज़ कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब वो 120 की हो जाएगी फॉरेन कंट्री में, तो कोई भी उसको परचेज़ करने के लिए रेडी नहीं होगा, सब बोलेंगे कि भाई हम क्यों 120 की खरीदें। तो इसमें क्या करा इन्होंने, वो कोटास को कम कर दिया। तो अब जो 100 की चीज़ है वो 100 की या जितने की भी वो सेल करना चाहते हैं उतने की वो सेल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कोटास रिस्ट्रिक्शंस है वो सब कम कर दी थी, और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी कम कर दी थी। जैसे अब हमें कुछ भी इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल, तो हमें हाई प्राइसेस पे करने पड़ते थे, तो उन्होंने अब उसको भी कम कर दिया था, ठीक है। थर्ड इज़ रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल। तो उन्होंने गवर्नमेंट के कंट्रोल को, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को क्या कर दिया था, बिल्कुल कम कर दिया था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी लाए थे उन्होंने जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि हमारा पूरा आरबीआई के अंडर आता है, आरबीआई ही पूरा उसको कंट्रोल करता है, तो उसमें उन्होंने आरबीआई का रोल एक्सप्लेन करा था अच्छे से, फॉरेन बैंक्स के बारे में बताया था। टैक्स रिफॉर्म्स भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉइंट भी है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमें फॉरेन कंट्रीज़ में एंट्री करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा इजी है, ठीक है। उन्होंने बीओपी के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे, आपने पढ़ रखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं भी अभी कुछ फ्यूचर की वीडियोज़ में मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से कवर करने वाली हूँ। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए उन्होंने जो क्राइसिस हुए थे 1991 में, उसके लिए भी उन्होंने हेल्प करी थी। मतलब कि जो हमारा डिवैल्यूएशन करा था रुपीज़ को, ठीक है।
मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट भी हुआ था। और इसका कंक्लूजन क्या है आप देखना कि लिबरलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी कंपटीशन एंड ग्रोथ इन इंडियन इकॉनमी। मतलब हमारी इंडियन इकॉनमी जो बहुत पुअर, बहुत वर्स्ट, बहुत स्टैगनेंट, बहुत बैकवर्ड थी ना, उसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा लिबरलाइजेशन का। Liberalization was the engine of 1991 reforms. By removing the inspector Raj, it allowed the Indian private sector to breathe, innovate and eventually compete on global scale. Global scale तक लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये हमारा 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है, कभी भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। बट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है LPG लिबरलाइजेशन वाला, वो हमारा 6 मार्क्स में जनरली आ जाता है। ठीक है, तो हमारा कॉजेस पूछे पॉवर्टी के, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसकी सिर्फ मीनिंग हेडिंग देखना और इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो। जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, बहुत कम थी। पॉपुलेशन रेट हमारा क्या था, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अब आप ये देखो कि हमारे पास लैंड है सिर्फ 5। ठीक है, लैंड के 5 पीसीज हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लैंड, सेकेंड लैंड, थर्ड लैंड, फोर्थ लैंड एंड दिस इज़ द 5th लैंड। ठीक है, और हमारे पास पॉपुलेशन है यहाँ पे 15। अब 15 पॉपुलेशन में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, उस वजह से हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती। इस वजह से हमारे काफ़ी सारे लोग क्या रहते हैं, पॉवर्टी के ट्रैप के अंडर ही रहते हैं। फिर हमारा पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारे जब रिसोर्सेज ही सबके पास डिवाइडेड नहीं हैं तो कैसे ग्रो हो पाएगा कोई। अब रिसोर्सेज ही इन 5 लोगों के पास रहते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग 10 हैं तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। लैंड भी इनइक्वालिटी इसी से रिलेटेबल है कि जो बिग फार्मर्स हैं उनके पास फर्टाइल लैंड्स होती हैं और वो अच्छी ग्रो करते हैं, और जो कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड अच्छी नहीं जा पाती तो वो ग्रो नहीं कर पाते, वो पॉवर्टी में ही रह पाते हैं। अब इसके पास सारी फैसिलिटीज़, मॉडर्न मशीन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फर्टाइल लैंड है, इसके पास सिर्फ एक चीज़ है, तो ये अर्न कर रहा है 15 करोड़। ठीक है, एग्जाम्पल है जस्ट, और ये अर्न कर रहा है 1 CR। तो कितना डिफरेंस है। ये एग्जांपल जस्ट एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब आपको सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिया है। ठीक है, 5th हमारा पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, कि एजुकेशन भी सबके पास नहीं होती थी। अब किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो वो अच्छा आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा, किसी के पास स्किल्स नहीं है वो अच्छा जनरेट नहीं कर पाएगा। अब एक एग्जांपल लो, अगर कोई एक बच्चा है जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी तो वो क्या एक अच्छा अर्न कर पाएगा, मतलब करते हैं आज के ज़माने में, लाइक इन टूडेज़ वर्ल्ड वी कैन सी दैट जो मोमोज़ वाले हैं, जो भी अदर हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते बट वो अर्न कर रहे हैं अच्छा, बट स्टिल उस टाइम की बात अलग है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। प्रॉफिट अर्नर, वेज अर्नर, अंडर डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर का, प्रोडक्टिविटी लो थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने पॉइंट ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया था, वो है। तो आपको इसमें 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। आपको मेजर पॉइंट्स ले लेने हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम थी, पॉपुलेशन बहुत हाई थी, मतलब आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अगर 5-6 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं ना, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लर्न कर लेना हर एक क्वेश्चन के लिए, और आपको ईजी लर्न रहने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लिख कर देख लेना कि भाई पॉवर्टी वाला क्वेश्चन है, कौन कौन सी हेडिंग है, 1 2 3 4, बस इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, और कंक्लूजन लिख देना कि पॉवर्टी हमारा एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, रिक्वायर करता है लॉन्ग टर्म मेजर्स का। इन शॉर्ट, पॉवर्टी इन इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ, पॉवर्टी खाली हमारा एक सिंगल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक पॉपुलेशन प्रेशर पे, स्ट्रक्चरल वीकनेस इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देना है कि एजुकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन को प्रोडक्टिव करने के लिए। अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो एक अच्छा प्रोडक्टिव आउटकम जनरेट कर सकता है, बट जिसके पास एजुकेशन नहीं है प्रोडक्टिव आउटकम जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पॉइंट है ना बहुत अच्छे से मेंशन करना है, बहुत ज़्यादा, और आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही मेंशन करना है, ये नहीं कि आप नीचे बहुत ज़्यादा लास्ट में करो मेंशन, आपको इंट्रोडक्शन के बाद ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पॉइंट स्टार्ट करना है। इसमें क्या पॉइंट है देखो, देयर इज़ अ डायरेक्ट को रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम। जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन है उसकी इनकम भी ज़्यादा जनरली कंसिडर करी जाती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एजुकेशन हमारे एक पर्सन की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, कि भाई हाँ उसने तो PhD कर रखी है, अब भाई इसने तो लॉ कर रखी है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, उससे हमारी हाई अर्निंग्स हो जाती है, हाई सेविंग्स हो जाती है, हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो एक अच्छा आउटपुट जनरेट होता है।
प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी इंक्रीज़ होती है। भाई अब जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एजुकेशन है, वो एक अपने माइंड से जनरेट करेगा कि मैं इस चीज़ को ऐसे करके देख सकता हूँ या ऐसे करके ले सकता हूँ। टेक्नोलॉजी एडवांस करता है, इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होती है, बेनिफिट्स भी हमारे सबको इक्वल प्रोवाइड कराए जाते हैं, इक्वालिटी होती है, जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस कर दी जाता है। हम देखो ये कितने सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने की नीडेड नहीं है क्योंकि आप 12th क्लास में हो, आपको पता है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको। मैं अभी भी बोल रही हूँ, 2-3 टाइम्स मैं बोल भी चुकी हूँ इसी वीडियो में कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकॉनमी में हेडिंग्स लर्न करनी है, हेडिंग्स पे फोकस करना है और कुछ आपको नीडेड नहीं है। एग्जाम्पल देखो लिया हुआ है, इन द 1960s and 70s, India established a network of IITs, Indian Institute of Technology and other engineering colleges, while the economy was still most agriculture के ऊपर ही डिपेंड थी हमारे उस टाइम पे। पूल ऑफ हाईली एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल को उन्होंने बनाया, एजुकेशन प्रोवाइड करानी स्टार्ट करी सबको। अब और इसमें आपको कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना। अगर आपको कंक्लूजन इसमें लिखे हुए समझ में नहीं आ रहे, लर्न नहीं करने आपको कंक्लूजन के अंदर की लैंग्वेजेस, अंदर की लाइंस आपको लर्न नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू रीड, आपको रीड करनी है। आपको इंट्रोडक्शन भी लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकॉनमी में हेडिंग्स लर्न करनी है हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। और अब जैसे इन क्वेश्चन में आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं, इन क्वेश्चन में आपके पास कोई डायग्राम नहीं है, इस क्वेश्चन में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इस केस में आप सिर्फ एग्जाम्पल ऐड करोगे अपने आंसर को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए और एक फ्लो चार्ट ऐड करोगे। फ्लो चार्ट आप ट्राई करना इंडियन इकॉनमी के 4 to 5 क्वेश्चंस में बना दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ यूँ करना है और यहाँ पे आपको हेडिंग्स लिखनी है हर एक उसकी जो जो आपको याद है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाओ, बट आप ट्राई करना कि 4 to 5 क्वेश्चन में बना लो और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा छूट रहा है या मतलब स्पीड स्लो है तो उसके इसमें अवॉइड करना फ्लो चार्ट को बनाना। अगर स्पीड अच्छी है तो फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए आगे के और भी वीडियोस में क्वेश्चन करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करो, अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी हेल्प मिले और इन क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।